चलो रीड करो, कोई तो कौन रीड कर रहा है? गर्ल से करते हैं मैडम, बैठ के हाँ, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। important other before policy where we should not get to cannot more after India for क्या क्या पढ़ रही है? कैन आउट आफ्टर इंडिया किधर है? either get to can more हाँ, गेट टू नो। cannot more about India's foreign policy. India got independence in 1497 and 1497 1947. मैं तो फिर पैदा ही नहीं होता। 500 साल पहले मैं भाई खुश हो गया। 1947 and from then onward we मैं मत पढ़ना, उनको पढ़ने दीजिए, ठीक है? कुछ मरमर मत करना, उनको पढ़ने दीजिए उनको। बोलो। from that onward we started श्रीखंड है? शेपू बाजी। क्या है वो, जरा पढ़ जरा। श्रीखंड है, शेपू है, चना मसाला है सर, पूरी के साथ रगड़ा पैटिस। पढ़। शेपिंग, शेपिंग नहीं, शेपिंग। क्या क्या आवर, क्या आवर के बाद क्या? आवर, शांत बैठो रे। आवर के बाद क्या मैडम? यस मैम, क्या बोल रहे थे आप? मैम मेरे को सबके लिए पढ़ना है, हमने अकेले के लिए नहीं। वो क्या है? तो आपको अकेला इसलिए पढ़ने नहीं बोल रहे कि मजा आ रहा है हमको। पढ़ती नहीं हो इसके लिए, और आंसर पूछ का कुछ लिखते हो, इसके लिए बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्या है बोलो? फॉरेन है वो, फॉरेन। हाँ, डिसाइमल नहीं हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। अपसेट state policy have लॉकडाउन इधर है, लॉकडाउन। 1497 में कौन सा लॉकडाउन लगा था? तभी तो कोरोना भी नहीं था। वो हंसता भी है। क्या हंसता है? क्लास के बाद बैठ के आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, मेरे को सुनाओगे और फिर जाओगे। मैम पढ़िए। India's foreign policy. After taking this preliminary information about foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy. India got independence in 1947, and from then onwards, we started shaping our foreign policy independently. The directive principles of state policy have laid down guidelines about how guidelines about how to shape foreign policy. आर्टिकल, उसको शॉर्ट में लिखा है आर्टिकल 51। Article 51 among the directive principles of state policy lay down the broad framework for foreign policy. According to it, India should give priority to safeguard international peace and security and resolve our international problems and disputes by peaceful means.
The objectives of our foreign policy should be to maintain friendly relations with other nations and respect international law. India's foreign policy till now has been developed in this framework. Some more objectives of India's foreign policy are as follows. While maintaining friendly relations with neighboring countries, ensure अच्छा रुक that जाओ, पहले अपन ये पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं. ओके, सो जैसे मैम ने अभी पढ़ा कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ये पॉइंटर के ऊपर है अभी हम लोग. ठीक है, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पहले देखा कि फॉरेन पॉलिसी बेसिकली होता क्या है. दैट इज द रिलेशनशिप वी हैव विद डिफरेंट नेशंस. ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एक फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करते हैं. किसी एक कंट्री का स्पेसिफिकली बोला गया था क्या? नहीं, जनरल का बात किया था. ये तो एक जनरल नॉलेज था तुम लोगों की. फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ वो सब बताया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू सेफगार्ड इंटरनेशनल पीस. ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस को हैमर किया जा रहा है. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए. तुम लोगों को पता है ऐसा भी बात होता है कि अगर कल को जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइट होता है, ठीक है, तो उसका रीजन क्या रहेगा? कश्मीर. एंड ऐसा भी बोला जाता है कि ये बस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है. कोल्ड वॉर हुआ था जिसकी वजह से मेरा भी दुख है, माफ करके देगा, अलग फ्लेवर मिलेगा. हाँ, तो जैसा मैं तुम लोगों को बता था कि कोल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. दैट इज कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो दो टीम बन गया था, अमेरिका का एंड रशिया का. वैसे ही अगर कश्मीर की वजह से वॉर होता है तो पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. कुछ लोग पाकिस्तान के साइड से रहेंगे, कुछ लोग इंडिया के साइड से रहेंगे. ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए करके हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पीसफुल मीन के थ्रू से रिजॉल्व करने को देखते हैं. अच्छा, लास्ट टाइम याद है कि चाइना का भी एक इशू हुआ था जहाँ पे कुछ हमारे आर्मी के मैन को उन लोग ने मार दिया था. एक रीसेंट केस हुआ था, उसका जगह का नाम में कोई याद नहीं आ रहा है. लेक वाला एरिया था, कुछ उन्होंने हमारे यहाँ के एरिया को कैप्चर किया था जिसके लिए उनको रिट्रीट करना पड़ा था. मतलब इंडियन सोल्जर्स ने उनको फॉलो बैक करके उनको रिट्रीट कराने को लगाया था. पहला कैसा रहता था ना, पहला इंडिया वाज लाइक कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम सह के लेंगे एवरीथिंग. अभी इंडिया ना कोई भी चीज पहले इनिशिएट नहीं करता है. अगर कोई अटैक होगा ना कभी इनिशिएट नहीं करता, लेकिन अभी अगर अटैक होता है ना तो इंडिया रिटर्न दे के आता है. उरी अटैक देखा था हमने, उरी मूवी. ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से पहले अटैक उनके साइड से हुआ था एंड देन हम लोगों ने रिट्रीट किया. हम लोगों ने रिवर्ट में हमने उनको क्या बोलते हैं, जो भी करना था हमने करके आ गए. ठीक है, तो फर्क क्या पड़ रहा है कि दे आर एंश्योरिंग कि हम लोग जब भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है, पहला चीज होता है कि सेफगार्ड रखेंगे इंटरनेशनल पीस को. सेकेंडरी अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बचाएंगे. थर्ड, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट करे इंडिया के गुडविल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में. इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री दैट हैज हेल्प्ड एंड सपोर्टेड पीसफुल मैटर्स. अभी भी अगर कोई वॉर हो लाइक सिचुएशन होता है ना तो इंडिया को भेजा जाता है सो दैट वो शांति, मतलब पीस, लड़की का नाम नहीं है शांति, बट पीस मेंटेन करके आ सके. ठीक है, तो ऐसा कोई भी इनिशिएटिव इंडिया नहीं लेता है एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. समझ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? नो. यस और नो बहुत फटाफट बोलते हैं. यस, फ्रेमवर्क. हाँ, आर्टिकल 51, वो ART 51 लिखा है, उसको अंडरलाइन करो. क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51 एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है. फ्रेमवर्क मतलब क्या, हमारे पास हमारा सेट ऑफ रूल्स है क्या? नहीं है. क्रिकेट में एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि अगर यहाँ पे, अच्छा गली क्रिकेट खेलते हुए देखा हमने. हाँ, हम लोग ना पहले स्टार्ट होता है ना तो हम लोग एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क बना देते हैं. सबसे पहला क्या, नवा प्लेयर आया, नहीं नवा प्लेयर की इसमें तो नहीं आता, इसमें तो लंबा छुपी आता है. ये एरिया के बाहर गया तो टूडी, पीछे गया तो वनडी, वो पतरे को लगा तो सिक्सर, डायरेक्ट पतरे पे गया तो आउट, और इसके आगे गया तो बाउंड्री. अपन ऐसा कुछ कुछ खेलते हैं फ्रेमवर्क बना के. फिर उसमें बॉक्स टाइप अगर लेके खेला तो बोलते हैं अपन इसको डायरेक्ट लगा दो आउट, इसको डायरेक्ट लगा दो आउट, इसको डायरेक्ट लगा दो आउट, इसको डायरेक्ट लगा दो आउट. अपन ये सब बनाते हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सेट ऑफ रूल्स हम लोग बना रहे हैं जो एक गाइडलाइन की तरह काम करता है. तो बेसिकली ये क्या हो गया, मेरा फ्रेमवर्क हो गया. इसके अंदर ही मेरे को जो भी करना है. समझा मैडम? वैसे आर्टिकल 51 एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है. इसमें सब सेट ऑफ रूल्स बताया गया कि एक फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के टाइम, बनाने के टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? ठीक है, रुक जाइए मैं. पलक है ना,
और पेपर्स लेके जाइए मैम आज आपका, ठीक है। The core objectives of India's foreign policy are as follows. While maintaining friendly relations with neighboring countries, ensure that the defense and security of India is not affected. ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम लोग को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी तो मेंटेन करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर पीपल। अगर चाइना के साथ हमको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन इसके लिए चाइना हमारे घर में आके हमेशा हमको मार के जाएगा, ये नहीं चलेगा। या हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को, जो हमारा बाउंड्री है, कंट्री का नेशनल बाउंड्री है, उसको इन्वेड करेगा तो नहीं चलेगा। जो हमारा है वो हमारा ही है, तुम तुम्हारे जगह पे अच्छे से रहो, प्रॉब्लम नहीं। सीधी सी बात है, तुमको मालूम है कि सर है, चिल्लाएंगे, ठीक है, इसके वजह से तुम लोग कुछ करते नहीं हो, लेकिन बिना मतलब मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, तुमको घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा तो चलेगा क्या? सर रहेंगे, ठीक है सर, कोई बात नहीं, रेस्पेक्ट है, एवरीथिंग है, लेकिन अगर कुछ गलत है तो मुंह खोल के नहीं बोलोगे, बोलोगे ना? नहीं बोलेंगे तो डरने का नहीं है, ठीक है। बेसिकली वो क्या बता रहा है, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट और नेगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वी हैव टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेडिंग आवर ओन नेशनल बाउंड्रीज। समझ रहे हैं सबको? आगे नेक्स्ट पॉइंट। Not to compromise about the geographical boundaries of the nation. Protect the unity and integrity of the country. हाँ, प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, मतलब क्या, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से विद इन द कंट्री हमारी यूनिटी को डिस्टर्बेंस हो। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हम भाई भाई, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होना जिसकी वजह से कम्युनल राइट ज्यादा से ज्यादा हो, किसी भी तरह की वॉर लाइक सिचुएशन हो, या हम हमारे लोगों को मार रहे हैं। बाहर के लोग के साथ अच्छा रिलेशन बना, लेकिन अपने भाई बहन को इधर घर पे आके एकदम दे देते, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। बाहर के लोग के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, बट व्हाट, हमारा फैमिली रिलेशन, हमारे घर के अंदर का रिलेशन, फैमिली कोई कंट्री पकड़ के चल रहा है इसके लिए, तो बोलेगा सर घर के अंदर फैमिली रिलेशन बनाएंगे, कंट्री में कैसा होगा? कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट। इंटरनली अगर हम लोग स्ट्रांग रहेंगे तो एक्सटर्नली हम लोग अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इंटरनली पूरा डैमेज हो गया तो हम लोग एक्सटर्नली कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। Protect the interests of India's citizens living in other countries. This responsibility is fulfilled by the Indian embassies with theirs. Okay, we have spoken about this. एक्सटर्नल अफेयर्स में मैं बताता था कि अगर फॉरेन कंट्रीज में हमारे इधर के लोग हैं तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम किसका है? ये एम्बेसीज का। एम्बेसीज का काम ही है कि ऐसा मेक श्योर करना है कि वो कंट्री में जो इंडियंस रिसाइड कर रहे हैं उनको हर तरीके का फैसिलिटी मिल रहा है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? आगे। To establish economic and commercial relations with other countries for achieving economic development of India. Okay, so what is here? It has been stated कि हम लोग को इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन बनाना है, मतलब ट्रेड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इम्पोर्ट्स तो होना चाहिए लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी होना चाहिए उतना ही, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग आओ तुम्हारे इधर का हम लोग जींस पहनेंगे, हमारे इधर का साड़ी तुम पहनो या धोती पहनो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी आर डेफिनेटली वी आर एक्सचेंजिंग आवर कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल ट्रेडिशन हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ के टाइम पे हम लोग जीन्स वीन्स सब मस्त पहन के घूम रहे, मजा आता है, बॉयज गर्ल्स नहीं, ठीक है, फॉरेन कपड़े पहन के घूम रहे बेसिकली, ठीक है। तुम अपने हिसाब से फॉरेन कर, मेरे को लड़कियों का ज्यादा मालूम नहीं मैडम, मैं तो बोलोगे सर बोल रहे नहीं, अपन पहनते नहीं ना वैसा कुछ इसके लिए। तो मुद्दे की बात क्या बोल रहा था कि लेट से हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन, हम लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को अडैप्ट किया, वेस्टर्न आउटफिट्स को अडैप्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर आउट ऑफ नोवेयर में तुम लोग बोलता हूँ गाइस कल से ना सब लोगों ने, बॉयज ने धोती पहनना है, ठीक है, धोती कुर्ता है नहीं, धोती कुर्ता कपड़े, बिना कपड़े नहीं, धोती कुर्ता पहनना है, एंड गर्ल्स ने साड़ी पहन के आना है। तुम एक हफ्ता पहनोगे, एक दिन, एक हफ्ता, 15 दिन पहनोगे, रोज पहन के आप आओगे? नहीं बोल रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे? लेकिन एट द सेम टाइम तुमको अगर मैं बताऊं, फॉरेन में ना लोग मरते हैं, मतलब लिटरली दे आर डाइंग टू वेयर आवर आउटफिट्स। लड़कियों को वहां पे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, ठीक है। बॉयज को वहां पे, बॉयज के लोग इतना ज्यादा इंडियन ट्रेडिशन उनको पसंद आ रहा है, कल्चर पसंद आ रहा है ना, बहुत सारे लोग ना कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। वो हरे राम हरे कृष्णा वाले लोग आते, देखो तबला विबला बजाते हुए रास्ते पे हरे राम हरे कृष्णा चिल्लाते थे, बहुत सारे फॉरेनर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? उनको वहां का पसंद है, ठीक है। दे फील बोर्ड इन हैविंग देयर ओन कल्चर, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बोर हो रहा है, लेकिन यस दे अडैप्ट और दे लाइक इंडियन कल्चर मोर देन देयर ओन कल्चर, जैसा हम लोग को पसंद है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डेज होते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सब इंडिया में कभी एग्जिस्ट नहीं करता था ब्रिटिशर्स आने के। तुम लोग ऐसे डेट मालूम था क्या? डैडी को पूछो फादर्स डे कब होता है, बताएंगे भी नहीं, कुछ और ही मिलेगा आंसर, अच्छा ही मिलेगा, मैं बोलूंगा नहीं, बट ठीक है, जाने समझ जाओ तुम, है ना। तो वैसा मदर्स डे हम लोग यहाँ पे बोलते जाते हैं एवरी डे इज अ मदर्स डे, लेकिन कोई स्पेसिफिक डे होता है क्या वहाँ पे? वो सब सेलिब्रेट होता है। तो बेसिकली बोलने को क्या ट्राई कर रहे हैं कि कमर्शियल, मतलब हम लोग से ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल और कल्चर को एक्सचेंज करना चाहते हैं,
हम लोग कमर्शियल रिलेशन भी बिल्ड करना चाहते हैं। मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। इससे फायदा क्या होगा सर? इससे ना कंट्री डेवलप होएगा, कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग होएगा। समझ में आ रहा है सबको? मेरे डाउट सो फार? नो, ओके। A review of India's foreign policy. We shall take a review of India's foreign policy in 2 stages. The period from independence to 1990 and can be considered as the first stage. Second stage would be from 1990 till date. Okay. So basically क्या रहेगा ना, 1990 इतना important factor क्यों है? क्योंकि ना 1991 में एक अच्छा सा चीज हुआ था। याद है क्या किसी को ऐसा कुछ हुआ था? कुछ तो हुआ था 1991 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्या हुआ था किसी को पता है? नहीं पता, नहीं होना चाहिए। तो पता रहेगा तो बोलूंगा, तुम बोले अरे सर ये तो पता था आपको। कोल्ड वॉर एंडेड। अरे बाप रे, नहीं सर, कोल्ड वॉर एंडेड नहीं होता। कुछ तो अच्छा हुआ था सर। सर कोल्ड वॉर एंडेड भी तो इम्पोर्टेंट, अच्छा था, इम्पोर्टेंट चीज था। ऐसा कुछ हुआ था। एलपीजी सर, गैस आया था क्या कंट्री में? एक को सिलेंडर कैच। हमारे बप्पो मैंने पकड़ा था कैच। यस आया एक। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, एलपीजी बोलेगा तो क्या है? इट स्टेट्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लास्ट वन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। सर ये फेंक के मारेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, स्कैम 1992 किसे देखा था क्या? हर्षद मेहता वाला कितनों ने देखा है? 1 2। वेदांत सर आपने देखा है क्या? नहीं सर, मैं कार्टून देखता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ यार, अच्छी बात है, अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली एक अच्छा काम हुआ था, दैट वाज, ए भाई दरवाजे का तो बटन चालू करके भागने वाला बच्चा वाला काम था। बेसिकली 1991 में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से ना जो ट्रेड बैरियर्स थे पहले एग्जिस्ट करते थे वो पूरी तरीके से निकल गए थे। हम लोग फ्रीली यहाँ से वहां अपना ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। तुमको अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे फॉरेन ब्रांड आज के दिन में हम लोग पहन के घूमते हैं, हम बोलते हैं नाइकी, एडिडास, पूमा, और लड़की लोग ज़ारा, ये सब डायलॉग में फेंक के मारते हैं। एवॉन, ओरिफ्लेम, ये सब आता है ना, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरो हूँ वाला डायलॉग मारने वाले। तुमको क्या लगता है वो क्या उनके घर से एक कदम चल के आके तुमको देते थे पहले के टाइम पे? या हमारे यहाँ के ब्रांड्स सिर्फ इंडिया में है क्या? फॉरेन में नहीं है? डेफिनेटली है। कैसे पॉसिबल हुआ? ये तीनों के वजह से। दिन भाई है क्या? नहीं, प्रोसेस है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से इजी हो गया क्या? ट्रेड का। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स तक पढ़ लो, उसके बाद हम लोग अर्ली फेज, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज कंप्लीट करेंगे। फटाफट पढ़ के लो, और पढ़ना है आपको। कौन है? ला दो। क्यों सर? रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए अच्छा एकदम तो कर दो। ठीक है, वेट कर। क्या बोले कि सर
खास बोलेंगे इवोल्यूशन कौन से रैंक पे क्लास को रैंक पे क्लास आज इंस्पेक्ट करके देखते हैं हाँ इंस्पेक्ट करके देखते हैं नहीं ये तक वो बोला नहीं सर ने बांटने किया होगा फिर लैपटॉप में किया तो वहाँ वापस उस दिन पढ़ी नहीं फिर आज पढ़ेगी क्या वो नहीं बुक लाया बुक नहीं लाया तो वो मेरा सर खास बोलूं राज पानी डाले Sandwich menu na mana. Sandwich menu na mana. इवोल्यूशन इसको बोल रहा है रजिस्टर करने अरे वो फिर कर बैक माझ्याकडे आहे अभिले वो तो तेरा ही रहेगा। अरे भाई ऐसा रख रख ठंडी लग रही है भाई अरे ऐसा हाथ रखा तब भी डर हाँ
ये सरांगे बताओ क्या देख इस बार में दिख रहा है क्यों कहते हाँ मनीष सर ने बोला था इसे यूकेलोचन ड्यू के तेरे को पता है मनीष सर ने बोला था मनीष सर ने बोला था पता है आवाज जा रहा है बैक कैमरा करूँ कैसे सब दिखेंगे बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं टेस्ट मस्त हो गया है ना मुझे मस्त जगह रेशियो कर हाँ तो हमने कितना वर्ड किया प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस इंटेग्रिटी मतलब क्या इन द इंटेग्रिटी इंटीग्रिटी विद इन द कंट्री दिया नहीं इसके तो पता है एक इंसिडेंट हुआ इसके तो पता है तेरे को वाई तेरे को वही बता रहा ना क्यों उसके पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है अगर उन लोग को चाहिए था तो ऐसा बोल सकते थे ना हम लोग 1947 से पीछे कौन जाता है 1847 2020 एक साथ ले सकते थे ना और उन्होंने ऐसा क्यों बोला 1947 से 1991 या 2 से लेके 2000 क्या है 20 जो भी पार्ट में डिवाइड किया क्यों ऐसा बोला कुछ तो स्पेसिफिक रीजन रहेगा ना एम्बेसी मतलब क्या हाँ वही पता है तो इनको बता देखो वो पीछे फिल्म तो पाकिस्तान लोगों का एम्बेसी मतलब उनका एक क्वार्टर मतलब उनका कंपनी की तरह रहता है उधर से इधर से उधर कांटेक्ट करते हाँ बेसिकली एम्बेसी का मतलब क्या होता है टीम होता है एक टीम ऑफ ऑफिशियल्स रहता है जिनको वो लोग क्या करते हैं अलाउ करते हैं कि वो जगह पे जाके आप अलोकेटेड रहेंगे समझा और कोई ठीक चलो विल सी इंडिया फॉरेन पॉलिसीज अर्ली फेज कौन पढ़ रहा है मैडम पढ़िए हुआ ना उस दिन लड़के लोग को साइंस मिला ना तू नहीं था उस दिन लड़के लोग में मिला ना पढ़ने के लिए छोटा सा चॉकलेट दे रहा हूँ मैं Prime Minister Pandit Nehru said India's foreign policy in early period. He was conservative through India's foreign policy. He took an internationalist position and gave priority to global peace and security. He thinks influenced India's foreign policy in this period. He made an effort to understand all international events and developments independently. Without any pressure from any power, he has always been a central feature of India's foreign policy. The threats of China from China and Pakistan were also taken into account. One more feature of India's foreign policy at this time was insistence on self-reliance. In this beginning, India decided to improve relations with countries in Asia. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. This concept of regional development later expanded to include
Africa as well, but some Asian African countries participated in the Pacific part, led either by America or Soviet Russia. This stopped the process of regional development after the countries of Asia and Africa, which did not participate in this fact supported the concept of non-alignment. Peace, freedom become the fundamental principles of non-alignment policy. In this period, India had to face conflict with neighboring countries. Wars happened between India and Pakistan over the Kashmir question in 1947 to 48 and 1965. In third war that happened in 1971, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. In the decade of 1970s, there came about some stability in India's foreign policy. India has risen as a powerful regional power in South Asia. By conducting nuclear tests in 1970, India had also proved for nuclear capability from 1980. However, some changes began to take place. In order to increase cooperation among South Asian countries, South Asian Association for the Regional Cooperation (SAARC) was established. India initiated a dialogue to improve relations with China. India also started interaction with America for cooperation in the field of security. Okay, so basically मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, थक गए बेचारे पढ़ाई में, ठीक है। तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज के बारे में, ठीक है। इंडिया ने जब फॉरेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए थे, 3 मेजर चीजों के ऊपर उसका फोकस था, ठीक है। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? We made an effort to understand all international events and development of any time without any pressure from any power. मतलब क्या, अगर तुम लोग को पता रहेगा 1947 के पहले बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हो गए थे, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, कोल्ड वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला जैसा था, ठीक है। ये सब फेजेस आ चुके थे, ठीक है। हुआ क्या वो टाइम पे, जब भी ये सब चीज जब भी हो रहा था, तो इंडिया के पास वो लिबर्टी था कि दे कैन एनालाइज द सिचुएशन ऑन देयर ओन। कभी किसी पार्टी या किसी कंट्री ने उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया कि हमारे हिस्ट्री को ज्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के बताओ, या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दे वर अश्योर्ड, मतलब इंडियंस हैड दैट लिबर्टी, और आई कैन से दे हैड द फ्रीडम टू understand, analyze the situation and accordingly understand why that event had occurred. First thing. Second thing, international peace के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना. Third, चाइना और पाकिस्तान का जो भी इश्यूज आ रहा था उसको भी एड्रेस करना, ठीक है। इंडिया ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। दे मेड श्योर दैट दे गेव बैक व्हाटएवर चाइना एंड पाकिस्तान ट्राई टू हर्ट देम, ठीक है। जब भी चाइना और पाकिस्तान ने हमको आके किसी भी तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने को ट्राई किया, दे मेड श्योर कि उनको रिटर्न भी वैसा मिलते जाए। समझ में आ रहा है सबको? ओके, आगे। One more feature of India's foreign policy at that time was insistence of self-reliance. Self-reliance मतलब क्या? India also made sure कि वो किसी भी चीज के लिए किसी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे। इम्पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई तो कर सकते हैं ना हम लोग चीजों के लिए, खुद के ऊपर डिपेंड रहने के लिए। हर चीज के लिए अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या? तो इंडिया मेड श्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंट रहे। समझ में आ रहा है सबको? सबको। देन थोड़ा थोड़ा आगे जैसे सब पीरियड चलते गया, दे ऑल्सो थॉट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या? एशिया एक जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, पता है ना, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, वैसा एशियन कंट्रीज में डेवलपमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको हेल्प करने को ट्राई किया, उनके फोकसेस के ऊपर, उनके जो इश्यूज है उसको किसी ना किसी तरीके से फिगर आउट करने को ट्राई किया, ठीक है। हम लोग कब डेवलप होते हैं? जब हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। तो बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, दे मेड श्योर दैट अंडर डेवलप्ड नेशंस को हेल्प कर सके, और जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन को हेल्प करेगी, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ट्रेड भी बढ़ेगा, ट्रेड रिलेशंस भी बढ़ेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आने लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं। इंडिया ऑल्सो मेड श्योर दैट इट एक्सेल इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पे भी, यानी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स दिए, ठीक है। इस मेजर्स में क्या फायदा हुआ सर? इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर
मिशन जो थे, न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थे, वो पॉजिटिवली उन्होंने कंप्लीट किए। एंड इंडिया ऑल्सो शोड कि हाँ हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन्स या चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट एक ट्रीटी भी साइन हुआ था जहाँ पे उन्होंने इंश्योर किया था ये जो न्यूक्लियर वॉर है ना, इससे किसी भी तरीके का नेगेटिव चीज या ऐसा कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे प्रॉब्लम हो, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आज पाकिस्तान के ऊपर मन किया उठा है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ के आगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में इशू हुआ था वैसा प्रॉब्लम होएगा। तो दे मेड श्योर दैट कोई भी तरीके से गलत तरीके में या गलत चीजों में ये न्यूक्लियर वॉर का या न्यूक्लियर वेपन्स का यूटिलाइजेशन ना हो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसके बाद इतना ही नहीं, सार्क ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने डेवलप किया। क्यों सर? सो दैट ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस हो सके। समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज सार्क सर? SAARC, उसको एक सार्क बोला है। ठीक है, नहीं तो ढूंढोगे सर ने सार्क शार्क किधर से पढ़ लिया करके। समझ रहे हैं सार्क सबको? अंडरलाइन करेंगे लेकिन ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन क्यों बोला है? क्योंकि विद इन द रीजन एक ही जगह पे है। ठीक है, एंड दैट इज एंश्योरिंग कि अगर वो रीजन में किसी कोई प्रॉब्लम होता है तो सारे कंट्रीज एक साथ आके मदद करेंगे। सर ऐसा और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है क्या? हाँ है, ब्रिक्स करके, BRICS। या समझ में आ रहा है सबको? ओके देखो लास्ट में भी मेंशन किया, इंडिया आल्सो स्टार्टेड टू इंटरैक्ट मेक बेटर रिलेशन विद चाइना। क्यों सर? क्योंकि चाइना का देख वॉर हुआ था हमारा 1963 में जहाँ पे इंडिया हार गया था, लेकिन चाइना ने वो इनिशिएट किया था। फिर भी इंडिया ने इनिशिएटिव खुद से लिया कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका के साथ भी अच्छा रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट किया, सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। समझा? सिक्योरिटी मतलब क्या? आर्म्स एंड एम्युनिशन, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। समझ रहे सबको? या नेक्स्ट मैडम आपने पढ़ा था जैसे अनुष्का नहीं पढ़ा था? पढ़िए अनुष्का। First stage, 1947 to 1990. India adopted the policy of non-alignment in the context of the Cold War. As a result, priority was given to maintaining friendly relations with all nations and to taking the help required for development from different countries. Due to the policy of non-alignment, India could get aid from both the power superpowers. There was a lot of stress on improving, strengthening India defense. The technology required for this was important. Soviet, Russia, France, and Germany helped India in this matter. In this period, India has to face some challenges. There included the conflict with Pakistan, creation of Bangladesh, and conflict with China. ओके रणदीप। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में मतलब कौन सा फेज में? फर्स्ट स्टेज में ये वाला। ठीक है, यहाँ पे फोकस कहाँ पे था? यहाँ पे फोकस किसके ऊपर था? इंडिया मेड श्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सके। ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्होंने किसका हेल्प लिया? सोवियत रशिया का लिया, जर्मनी का लिया, यूएस का लिया। बट एट द सेम टाइम इंडिया फेस प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट? वॉर लाइक सिचुएशन विद चाइना, वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान, जहाँ पे कारगिल वॉर भी हुआ था, याद रहेगा ऐसा कुछ तो हमको। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने मेक श्योर किया कि तभी पाकिस्तान का डिवीजन भी हुआ था जिसके से बांग्लादेश नाम का कंट्री एग्जिस्टेंस में आया था, ईस्ट पाकिस्तान नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता था, है ना। ये सब सिचुएशन में इंडिया ने अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया और खुद को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था जहाँ पे अगर तुम लोग को पता रहेगा, होमी भाभा करके एक पर्सन थे, उनको हेड बनाया गया था, फर्स्ट हेड ऑफ व्हाट? एटॉमिक पावर सेंटर है, पावर स्टेशन का। वहां पे क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि वहां से ही ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल्स एक साथ आए थे जो लोग एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करने को देख रहे थे। और इसका क्या यूज होगा सर? न्यूक्लियर पावर के ऊपर इतना क्यों फोकस हो रहा है? सो दैट उसका हेल्प से हम लोग ऐसे चीजों के ऊपर फोकस कर सके जिससे ह्यूमन लाइफ बहुत इजी हो जाए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और या फिर मेकिंग लाइफ इजी फॉर द पीपल ओवर देयर, लोकल पीपल। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रादर देन व्हाट? डिस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है सबको? सबको ठीक है, यहाँ तक पढ़ के लो और फिर सेकंड फेज पढ़ेंगे। नहीं, काम करो, सेकंड फेज रीड करने को। कौन रीड कर रहा है? साक्षी, आपको लास्ट तक पढ़ना है मैम, तो फटाफट पढ़िए। Comprehensive है, comprehensive and dynamic in the second stage. In the post-Cold War period, the
priority no longer remain to political and military relations. Several other dimensions like economic trade, education and technology got included in foreign policy. After 1991, India reduced its government control over the economy and adopted the free market policy. Naturally, there was an increase in trade with neighboring countries. Our share in world trade increased. Efforts began to increase the rate of economic growth in the decade after 1990. Our relation with the South Asia country like Singapore, Thailand, Vietnam. Vietnam, etc. become stronger. Our trade exchange with Israel, Japan, China, and European Union increased. India began to participate in organizations at the international and regional levels more than before. For example, G20 and BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. रुक जाइए, आप रुक जाइए जैसे, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इन द सेकंड स्टेज? सेकंड स्टेज से पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, नेशनल सिक्योरिटी था. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के अलावा भी और एक इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर था, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते थे. बट सेकंड स्टेज में जैसे कि मैंने बताया 1991 का पीरियड से लेके टिल डेट तक का जो फेज आया, ठीक है, वहां पे पूरा डायमेंशन चेंज हो गया. सर क्यों ऐसा? क्योंकि फिर वहां पे इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया गया, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रेड रिलेशंस के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान दिया गया. ठीक है, इंडिया जो कभी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ट्रेड करता था जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, एलपीजी, वहां पे एक ओपन मार्केट का बात की है, राइट. ये ओपन मार्केट जब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, ओपन मार्केट जब एग्जिस्टेंस में आया, इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया. क्यों सर? सो दैट ट्रेड रिलेशन ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो. और इससे क्या हो गया, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में वो बढ़ गया इवेंचुअली. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है क्या? ठीक है. इसके साथ ही साथ इंडिया का रिलेशनशिप के साथ साथ ट्रेड रिलेशन विद जापान, वियतनाम, थाईलैंड, इनका इंक्रीज हो गया. बस इतना ही नहीं, इंडिया चाइना के साथ भी अपना रिलेशन बिल्ड करने लगा. ठीक है, किस बेसिस पे, किस फैक्टर के ऊपर? दैट इज ट्रेड रिलेशन. ठीक है, इतना ही नहीं, इंडिया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाके पार्टिसिपेट करने लगा. ठीक है, क्यों? धीरे धीरे इंडिया का जो पोजीशन था इंटरनेशनल मार्केट में वो धीरे धीरे करते क्या गया, ग्रो करते गए. समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? ठीक है, इतना खुश हो रहा है. यस मैम, पढ़ने को लीजिए. Our relation with America strengthened. Mutual trust grew. India's status rose in the international community. India's nuclear policy is an important part of India's foreign policy. You must have studied the meaning of nuclear energy and its uses in subjects like history, geography, or chemistry. Having understood the importance of nuclear power, India undertook the nuclear energy program immediately after independence. For this, we established the Department of Atomic Energy and the Indian Atomic Energy Commission. The first chairman of Indian Atomic Energy Commission was Dr. Homi Bhabha. Even through electricity generation was the main purpose behind the program. It also aimed at the creating military capability. As a consequence of this, India conducted her first nuclear test in 1974. India built nuclear weapon and conducted nuclear tests in 1998. We have also made missiles carrying nuclear weapons, and the Air Force and the Navy have been enabled for carrying them. India is now a country which has nuclear weapons. We have accepted the role of responsible nuclear power. India has been consistently supporting efforts for disarmament because it is in India's position that there should be peace and security in the world. Okay. So basically बताने को क्या ट्राई किया है? बेसिकली ये बताने को ट्राई किया है कि इंडिया के पास इतना सारा स्ट्रेंथ होने के बाद भी इंडिया जिसने फोकस किया था कि न्यूक्लियर पावर में एंटर करना है सो दैट दे कुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी क्या हुआ है, अलावा उन्होंने मेक श्योर किया कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाए. यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन तो नहीं करेंगे लेकिन अपना मिलिट्री को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल्स को भी उन्होंने जनरेट किया है, खुद बनाया है, और उसको कैरी करने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग नेवी एज वेल एज एयरफोर्स को भी डिजाइन किया.
इतना ही नहीं, इंडिया अपने आप को डेवलप करते करते साथ ही साथ इट हैज मेड श्योर दैट इट हेल्प द अंडर डेवलप्ड नेशंस। अंडर डेवलप्ड नेशंस को धीरे धीरे क्या मिले, अपलिफ्टमेंट मिले। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सो फार? विद दिस वी एंड अप द चैप्टर, लेकिन पढ़ के लेंगे और कोई डाउट से तो नहीं कर, ठीक है? योर सेकंड चैप्टर ऑफ पीएस इज कंप्लीटेड।